हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों, वॉइस आ रही मेरी? चलो, आ रही। फाइनली वॉइस आई, है ना? तो गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो कल हम लोगों ने मोनोसैकेराइड तक पढ़ा था। आज कैमरा कुछ काम नहीं कर रहा था, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, उसकी वजह से आज मैं सामने आप लोगों के नहीं आ पाऊंगा। चलिए, आज बिना कैमरा के ही पढ़ना पड़ेगा। तो वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है अब? मुझे कमेंट करके बता दें आप लोग, वॉइस प्रॉपर आ रही है मेरी? यस या नो लिखना है ना? भाई जो भी देख रहा है कम से कम यस या नो लिख सकता है। चलो, आज अपन को दूसरा पढ़ना है क्या? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, या इसी को अपन डाइसैकेराइड भी को पढ़ते हैं, ठीक? तो ओलिगोसैकेराइड क्या है, क्या किसी को मालूम है? या इसी को अपन क्या पढ़ते हैं? डाई डाइसैकेराइड। तो देखो, जो मोनोसैकेराइड था, मोनोसैकेराइड में क्या था कि जो, यानी कि 3 से 7 कार्बनों तक, और उसमें जो मोनोसैकेराइड की यूनिट्स की थी, कितनी थी, यानी कि जो इसमें मॉलिक्यूल्स थे वो कितने थे? आ, यानी 3 से 7 थे। लेकिन इस पे अगर हम ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो इसमें 9 या उससे ज्यादा, टू टू से लेकर के 9 मॉलिक्यूल्स तक आते हैं, किसमें? ओलिगोसैकेराइड में। ठीक। इसमें 2 से 9 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। मतलब कि मोनोसैकेराइड के 9 मॉलिक्यूल्स आते हैं किस पे? ओलिगोसैकेराइड पे। ठीक। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड के प्रकार, यानी डाइसैकेराइड के प्रकार। डाइसैकेराइड के प्रकार, ये अपन बोल दे टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड। तो कितने प्रकार से होता है? तो पहला हो गया क्या? माल्टोज। दूसरा हो गया क्या? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज और ट्रेहलोज, ट्रिलोज। तो अब अपन एक एक तरफ से पढ़ते चलेंगे कि माल्टोज क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है, और सुक्रोज क्या होता है, और ट्रिलोज क्या होता है। तो कोई बताएगा कि जो माल्टोज होता है वह किससे मिलकर के बना हुआ होता है? माल्टोज। माल्टोज। तो माल्टोज किससे, किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है? तो जो, यानी कि माल्टोज होता है वह किससे मिलकर के बना हुआ होता है? यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो इसमें ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो इसमें
टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, यानी कि कितने, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और इसको माल्टोज को क्या बोलते हैं, तो माल्टोज को माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक, किस नाम से जानते हैं, तो माल्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक, कि ग्लूकोज को किस नाम से, सॉरी, माल्टोज को किस नाम से जानते हैं, तो माल्टोज शुगर के नाम से जाना जाता है। बाकी अगर स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, तो स्ट्रक्चर हम अपन जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उस पे हम स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। मैं बताने को अभी भी बता सकता था, लेकिन नहीं, लेकिन अभी जितनी जरूरत है उसके हिसाब से, क्योंकि अपन जब बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पे मैं पूरा क्लियर पढ़ाऊंगा, ठीक। माल्टोज, अगला है क्या, लैक्टोज। तो लैक्टोज के बारे में पढ़ते हैं, तो लैक्टोज किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है, तो यह बनता है किससे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से, किस किस से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो लैक्टोज को जानते हैं अपन किस नाम से, मिल्क शुगर के नाम से। ये इनके नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। लैक्टोज हो गया, अगला क्या है, सुक्रोज। तो सुक्रोज को किस नाम से जाना जाता है, बात करें हम सबसे पहले सुक्रोज किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है, तो सुक्रोज किस से मिलकर के बनता है, तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और सुक्रोज को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, केन शुगर। और एक और नेम क्या होता है, एक और नेम किसी को मालूम है क्या, एक और नेम है टेबल शुगर, ठीक। अगला है क्या, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और ट्रेलोज। तो ट्रेलोज, ट्रेलोज जो होता है वह किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है, तो यह मिलके किससे बनता है, ग्लूकोज के टू मॉलिक्यूल से। जैसे माल्टोज मिलकर के बनता है ना ग्लूकोज के टू मॉलिक्यूल से, वैसे ही सेम ट्रेलोज भी बनता है किससे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रेलोज को हनी शुगर के नाम से भी जानते हैं, हनी शुगर। यहां तक क्लियर, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट। अगला है क्या, ट्राइसेकेराइड, ठीक। अगला पढ़ेंगे क्या, ट्राइसेकेराइड। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो ये तीन मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, कौन, ट्राइसेकेराइड, ट्राई नाम ही समझ में आ रहा है। देखो मोनोसेकेराइड मतलब एक मोनोसेकेराइड यूनिट, डाइसेकेराइड मतलब टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स, और ट्राइसेकेराइड मतलब तीन मोनोसेकेराइड यूनिट्स। तो यह तीन मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनता है, कर बनता है।
और बात करें कि कौन तीन इसके एग्जाम्पल की बात कर लें कि जो ट्राइसैकेराइड है, तो ट्राइसैकेराइड में कौन आता है? किसी को मालूम है क्या? ट्राइसैकेराइड एग्जाम्पल, कोई आंसर देना चाहता है? तो ट्राइसैकेराइड में कौन आता है? रेफिनोज आता है। रेफिनोज। ठीक। अब ये मिलके किस किस से बना हुआ होता है? तो देखो, इसमें कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट होंगी? तीन। कौन कौन सी? एक हो गई ग्लूकोज, दूसरी हो गई फ्रक्टोज, और तीसरी हो गई क्या? गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनता है कौन? रेफिनोज। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये पौधों में पाए जाते हैं। रेफिनोज पौधों में पाया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब अगली बात करेंगे किसकी? अ, अगला पॉइंट क्या होगा अपना? पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या कहलाता है? जब, यानी कि, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल जो मोनोसेकेराइड के, यानी 9 से भी ज्यादा, यानी कई सारे मॉलिक्यूल्स जब मोनोसेकेराइड के जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड। पॉली नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉली मतलब क्या होता है? बहुत। तो जब मैनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कंपोज, देन फॉर्म क्या बनता है? पॉलीसैकेराइड बनता है। कई मोनोसैकेराइड जुड़कर पॉलीसैकेराइड बना, या जुड़कर पॉलीसैकेराइड बनता है। ठीक। तो अब अगर हम इसके बात करें कि ये प्रकार, इसके टाइप्स की बात करें या क्लासिफिकेशन की, तो देखो, जो पॉलीसैकेराइड होता है ये दो प्रकार से, कौन कौन से? एक हो गया होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा होता है क्या? हेट्रोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। एक हो गया होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा हो गया क्या? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो होमोपॉलीसैकेराइड क्या कहलाता है और हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या कहलाता है? क्या किसी को कोई मालूम है? कुछ आइडिया? हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या कहलाता है? तो देखो, सबसे पहले होमोपॉलीसैकेराइड पे आते हैं। तो होमो, होमो मतलब क्या होता है? एक ही तरह के, मतलब कि जब मोनोसेकेराइड की यूनिट यानी एक ही तरफ के, जैसे स्टार्च होता है, तो स्टार्च किससे मिलकर के बना हुआ होता है? ओनली ग्लूकोज के। जब ग्लूकोज की यानी बहुत सारी यूनिट्स जुड़ जाती हैं तो क्या बनाती हैं? स्टार्च बना लेती हैं। तो होमोपॉलीसेकेराइड कहलाता है। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या है? जब, यानी कि उसी पे ग्लूकोज, उसी पे फ्रक्टोज, उसी पे गैलेक्टोज जुड़ जाए, यानी दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड यूनिट एक साथ जुड़े, वो क्या कहलाती हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे हो गया स्टार्च, स्टार्च
हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और सेलुलोज। और अगर हम पॉलीसेकेराइड हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात करें तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड में कौन कौन से आते हैं? अगर आता है काइटिन और एरेबिनो जाइलिन आता है, ARABINO, एरेबिनो जाइलिन। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं? अगर काइटिन एरेबिनो जाइलिन क्या कहलाते हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। और जो स्टार्च ग्लाइकोजन और सेलुलोज होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कि होमोपॉलीसेकेराइड कहलाता है। ठीक, जो ग्लाइकोजन है कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है ग्लाइकोजन? आप बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोजन की बनी हुई होती है। ठीक, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। देखो, अगर हम बात करें किसकी, स्टार्च की, स्टार्च हो गया, सेलुलोज, ये कहाँ मिलते हैं? तो ये प्लांट्स में मिलते हैं, पौधों में। ठीक, ये पौधों में पाए जाते हैं। काइटिन जो होती है किस में पाई जाती है? ये फंगस में पाई जाती है। ठीक, और अगर हम जो अगर स्टार्च की बात करें तो जो स्टार्च होता है ये भोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक, भोजन में स्टोरेज होता है। लेकिन जो सेलुलोज होती है वह पौधों की सेल वॉल को इसका भित्ति बनी हुई होती है। ठीक, सेल वॉल के रूप में पाई जाती है सेलुलोज। अब अगला क्या करते हैं? प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रोटीन। तो सबसे पहले अगर बात करें कि प्रोटीन होते क्या हैं, किसी को कुछ आइडिया? कोई बताना चाहता है कि प्रोटीन क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड के पॉलीमर कहलाते हैं। पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। ठीक, तो प्रोटीन जो होते हैं ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। ठीक, जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होती है। और ये कौन जुड़ा हुआ होता है? तो जो एमिनो एसिड होते हैं इसकी कई छोटी छोटी उप इकाइयां, छोटी छोटी इकाइयां यानी जुड़ी हुई होती है, जिससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक, और जो प्रोटीन शब्द किसने दिया था? तो बर्जीलियस ने दिया था। हाँ सॉरी, बर्जीलियस, बर्जीलियस ने दिया था। ठीक, टर्म, टर्म पॉइंट कि शब्द, जो प्रोटीन शब्द है किसने दिया था? तो बर्जीलियस ने दिया था। ठीक, मैं हिंदी से भी लिख दिया तो आप लोग को कंफ्यूजन क्यों रहेगा। प्रोटीन शब्द किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। अब जो ये प्रोटीन होते हैं वह क्या होते हैं? पॉलीमर, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। मतलब कि जब कई यानी कि अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो उसके पॉलीमर क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक, अब ये प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होती है? हम क्या पढ़ रहे थे? न्यूट्रिशन। ठीक, तो ये क्या करती है? हमारे शरीर की जो सामान्य क्रियाविधि है या ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको बनाए रखने में हमारी हेल्प करे। ठीक, अब जो ये प्रोटीन है तो इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? किसी को आइडिया है क्या?
प्रोटीन कैसे प्राप्त किया जाता है? तो देखो, प्रोटीन को प्रोटीन पौधे पौधों एवं जंतुओं दोनों से प्राप्त किया जाता है। ठीक, दोनों से प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि प्लांट के सोर्स कौन कौन से हैं, पादप के, पादप से हमें कौन कौन से जिससे हमें प्रोटीन मिलती हैं, तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा अगर हमें प्रोटीन देता है वह कौन है? सोयाबीन। ठीक, सोयाबीन हो गया। और किस किस से? राजमा हो गया, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग, ये सब क्या हो गए कि पौधों से जो स्रोत होते हैं। और अगर हम जंतु स्रोत माने तो जंतु स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे दूध हो गया, पनीर, अंडा। ठीक, और मछली हो गई, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक, और अगर हम बात किया जाए कि जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो क्या मालूम है किसी को कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये पाए जाते हैं। अगर इसके अतिरिक्त बात किया जाए, ये तो सभी को मालूम होगा, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये प्रोटीन में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो क्या होता है? गंधक हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सल्फर, फास्फोरस हो गया, आयोडीन और लौह, यानी आयरन पाया जाता है। ठीक, अब अगर सामान्य महिला को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक दिन में? अगर हम सामान्य महिला की बात करें, सामान्य महिला को कितनी होती है प्रोटीन की आवश्यकता? तो तकरीबन कितनी होती है? 45 ग्राम। और वहीं अगर गर्भवती महिला है, तो गर्भवती महिला को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? तो गर्भवती महिला को होती है 70 ग्राम के करीब। ठीक, जैसे अभी हमने बताया कि जो प्रोटीन होते हैं ये किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? अमीनो अम्ल से। तो जो अमीनो अम्ल की संख्या है, तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके बताइए आप लोग। अमीनो अम्ल की संख्या बताइए कितनी होती है? कितनी होती है? 20। तो आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20, जिसमें से इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब एक हो गया क्या? आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक आवश्यक अमीनो अम्ल, और दूसरा हो गया क्या? गैर आवश्यक, गैर
आवश्यक अम्ल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या कहलाता है? तो देखो, जो आवश्यक अमीनो अम्ल है, आवश्यक अमीनो अम्ल का मतलब होता है कि जिसको हमारा शरीर संश्लेषण नहीं कर सकता। मतलब जो ऐसे कई अमीनो अम्ल हैं जिनको हमारी बॉडी नहीं बना पाती, मतलब उनका सिंथेसिस संश्लेषण नहीं कर पाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल। उनको यानी कि मतलब हमें बाहर से लेना पड़ता है, जिसकी आवश्यकता हमें बाहर से होती है, वह क्या कहलाता है? आवश्यक अमीनो अम्ल। और जिनकी आवश्यकता मतलब जिनका संश्लेषण हमारा बॉडी में हो जाता है, जिसको हमें बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वह क्या कहलाती है? नॉन आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक। तो मेरे को नाम बताएगा क्या कोई की? एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? देखो, मैं एक ट्रिक बताए दे रहा हूँ। कौन कौन से? विम, टॉल, पाथ। ठीक। अब इस विम टॉल पाथ पे आप रख दीजिए, आपके आवश्यक अमीनो अम्ल की, एसेंशियल अमीनो अम्ल की पता चल जाएगा। तो देखो, विम से क्या हो गया? वी से हो गया वैलिन। फिर आई से क्या हो गया? आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। एम से क्या हो गया? मेथियोनिन। मेथियोनिन। मेथियोनिन है। मेथियोनिन। विम। टाल, टाल से क्या हो गया? ट्रिप्टोफेन। टी से ट्रिप्टोफेन। ए से क्या हो गया? आर्जिनिन। आर्जिनिन। एल से क्या हो गया? तो ल्यूसिन। ये डबल एल होता है ना, ल्यूसिन। और दूसरा हो गया क्या? लाइसिन। पाथ। पीए से क्या हो गया? फिनाइल एनालीन। फिनाइल एला एला एलानीन। टी से ट्रियोनिन। ट्रियोनिन। एच से क्या हो जाएगा? हिस्टीडीन। ठीक। तो ये क्या हो गए? आवश्यक अमीनो अम्ल। अब जो बचे वो क्या कहला जाएंगे? नॉन आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक। कौन कौन से होते हैं? एक मिनट, एक मिनट। ठीक। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक। गैर अनावश्यक या गैर आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से बचे हैं? जैसे हो गया क्या? सेरिन। सेरिन बची हुई है। सेरिन, सिस्टीन। सेरिन, सिस्टीन, कोलिन, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक ग्लूटामिक एसिड, ये सभी नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक। एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड।
ग्लूटामिन, और कौन है, एस्पार्जिन, एस्पार्जिन 1 2 3 4 5 6 7, टायरोसिन, टायरोसिन, उसके अलावा फिर ग्लाइसिन, नहीं, ग्लाइसिन, एलानिन, एलानिन। ठीक। अब क्वेश्चन आप लोग के मन में आया होगा कि सर आपने सबको येलो से लिखा लेकिन यहाँ पे आर्जिनिन और हिस्टीडीन को किससे लिखा है, व्हाइट से, क्यों? तो मैं बता देता हूँ कि जो ये आर्जिनिन और हिस्टीडीन है, कौन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन, ये कैसे होते हैं, ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड क्या कहलाता है कि जब आपकी अर्ली एज होती है, ठीक, जब अर्ली एज होती है तब ये आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, मतलब उसका संश्लेषण नहीं करती, लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी इनका, आर्जिनिन का और हिस्टिडीन का संश्लेषण करने लगती है, सिंथेसिस करने लगती है, तो ये क्या कहलाते हैं, दोनों सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। ठीक। तो अमीनो एसिड। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग मालूम है क्या आप लोगों को, कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो एक हो गया क्या, मेरेस्मस, मेरेस्मस, ठीक, और दूसरा हो गया क्या, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, ठीक। तो मेरेस्मस और क्वाशियोरकर, ये दो होते हैं। अब मेरेस्मस और क्वाशियोरकर मालूम है क्या आप लोगों को कि मेरेस्मस क्या होता है और क्वाशियोरकर क्या होता है? देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा यकृत है वो क्या करती है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती है, ठीक। आप लोगों को मालूम था कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का यानी कि फूड स्टोरेज के रूप में किस रूप में संचित होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, ठीक। एक बात और बताइए कि सबसे पहले हमारी बॉडी किसका यानी एनर्जी के रूप में सबसे पहले किसको लेती है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, या फैट को? तो सबसे पहले किसको लेती है, तो कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को, फिर उसके बाद किसको लेती है, फैट को, वसा को, और सबसे लास्ट में प्रोटीन को, ठीक। तो क्या होता है, समझना इसको, कि जब ग्लूकोज को, जो हमारा यकृत है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यानी कि खाने के रूप में उसको संचित कर लेता है, लेकिन क्या होता है कि कई ऐसे इलाके होते हैं जहां भूखमरी रहती है, या आप उपवास के समय क्या करते हैं कि जब उपवास होता है तो जो सबसे पहले किसको लेता है, कार्बोहाइड्रेट को लेता है, ठीक। तो जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, वह क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज है हमारे पास, तो सबसे पहले वो ग्लाइकोजन को वो क्या करता है, वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और ग्लूकोज को वापस परिवर्तित करके क्या करता है, उससे शरीर को यानी एनर्जी मिलती है, ठीक। फिर जब पूरा ग्लाइकोजन यानी खत्म हो जाता है ग्लूकोज में चेंज होके, तो उसके बाद क्या होता है कि फैट को लेता है, फिर फैट से ऊर्जा निकलती है, फैट से ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को,
फिर यानी कि अब जब भुखमरी आ जाती है तो अब खाना तो मिल नहीं रहा है, तो जो हमारे शरीर पे है उससे हमारा यानी कि हमें ऊर्जा लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पूरा खत्म कर दिया, अब उसके बाद हमने क्या लिया, फैट लिया, वसा। अब वसा लिए, वसा भी खत्म हो गया कुछ समय बाद। ठीक। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो प्रोटीन को लेने लगा ऊर्जा के रूप में। ठीक। प्रोटीन का विखंडन होने लगा और प्रोटीन से ऊर्जा मिलने लगी। फिर कुछ टाइम ऐसा आता है कि प्रोटीन की भी कमी हो गई। तो प्रोटीन की कमी होने वाली दशा को क्या कहते हैं, मेरेस्मस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो फिर क्या करेगा, टिश्यूज का हमारे यानी कि जो हमारे टिश्यूज है उनका क्षय होने लगेगा, उनसे एनर्जी लेने लगेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो रोगी होता है वह कमजोर हो जाता है, उसमें उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, जो आंखें होती हैं भीतर की ओर धंस जाती हैं। मैरेस्मस की ये लक्षण है। ठीक। समझ में आया आप लोग को कि मैरेस्मस क्या है? मतलब कि जब एक ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें प्रोटीन की भी कमी महसूस होने लगी, ऐसी दशा को क्या कहते हैं, मैरेस्मस कहा जाता है। और क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर क्या है कि जब भोजन में हमारे प्रोटीन की कमी हो तो उसको क्या कहते हैं, उससे कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशियोरकर। इसमें या कहें कि रक्त में प्लाज्मा, जो रक्त का प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। ठीक। इससे क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब अगला पढ़ेंगे क्या, फैट, वसा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। एनी क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो फैट क्या होता है, फैट क्या काम करता है? तो देखो, जो वसा होता है वह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक। हमने ये पहले ही अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में के रूप में लेते हैं, फिर उसके बाद वसा को लेते हैं। तो वसा क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला एक खाद्य पदार्थ होता है जिससे हमारी शरीर की वृद्धि और विकास होता है। ठीक। तो जो वसा है, वसा को लेते कैसे हैं? तो अगर जंतु के रूप जंतु स्रोत से अगर बात करें तो जैसे दूध हो गया, दूध से हमें वसा मिलती है, फैट मिलता है, पनीर हो गया, अंडा हो गया और मछली। और अगर हम वनस्पति स्रोत की बात करें कि जो अगर हम पेड़ पौधे से कैसे लेते हैं, तो जो वनस्पति तेल होता है उससे हम लेते हैं। ठीक। अब जो फैट होती है, कई देखे होंगे कि जिनमें फैट ज्यादा है उनको ज्यादा गर्मी लगती है, या जो मोटे व्यक्ति होते हैं जिनमें फैट ज्यादा जमा हो जाती है उनको देखे होंगे कि गर्मी ज्यादा महसूस होती है, ज्यादा वो उनको लगेगा यार मेरे को बहुत गर्मी लग रही है ना। अभी तो गर्मी का सीजन भी चल रहा होगा तो उतना ज्यादा तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि सभी को मोस्टली गर्मी लग रही होगी। लेकिन देखना कि जो जिनमें फैट वाले जो बंदे होते हैं वो ज्यादा गर्मी का महसूस करते, क्यों? क्योंकि क्या होती है कि जो फैट होती है उनके यानी कि त्वचा के नीचे जमा होकर बैठ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ताप है वह शरीर के बाहर ही नहीं निकल पाता। तो जब शरीर के बाहर नहीं निकलेगा तो जो गर्मी है वह अंदर ही रहेगी। इससे उन लोगों को गर्मी क्या रहती है, बहुत ज्यादा लगती है। ठीक। तो ये रहा फैट। अब इसमें जो फैट होता है इसमें भी एक ओमेगा 3 वसा होता है। कौन होता है, ओमेगा 3। एक ओमेगा 3 होता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड वो या वसा। ठीक। तो जो ओमेगा 3 फैट अम्ल होता है ये काम क्या करता है, किसी को मालूम है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ये क्या काम करता है? तो ये आपको भूख बढ़ाने में और आपके वजन बढ़ाने में सहयोगी होता है। कौन?
ये ओमेगा 3 वाला भूख बढ़ाने और वजन बढ़ाने में सहयोगी होता है। और एक और होता है सामुद्रिक ओमेगा, हाँ सामुद्रिक ओमेगा 3। सामुद्रिक जो मैरीन ऑयल से प्राप्त किया जाता है, ठीक। मैरीन ऑयल से जो प्राप्त किया, मरीन ऑयल से सामुद्रिक ओमेगा 3। तो जो ये सामुद्रिक ओमेगा ओमेगा 3 क्या काम करता है? तो जो स्तन कैंसर होता है ना, गर्ल्स में, लेडीजों में देखा जाता है जो स्तन कैंसर होता है, तो स्तन कैंसर की जो संभावना है उसको कम करता है, ठीक। यानी स्तन कैंसर ना हो, स्तन कैंसर की संभावना को कम करता है। स्तन कैंसर की संभावना को कम करता है। आ गया समझ में? अब बात करेंगे क्या, खनिज लवण, मिनरल्स की। तो देखो मिनरल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी हमारे शरीर के उचित विकास के लिए, यानी कि हमारे अच्छे विकास के लिए सहयोगी होते हैं। अब ये दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से? एक माइनर मिनरल्स यानी लघु खनिज, और अल्प खनिज, ठीक। तो लघु खनिज में जो माइनर मिनरल्स होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? हाँ, देखो जो अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो लगभग 20 प्रकार के खनिज आयन हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, ठीक। जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, सुचारू रूप से कार्य करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम अल्प खनिज की बात करें, सॉरी लघु खनिज की, तो कौन कौन से हैं? कैल्शियम, इसका स्रोत क्या होता है? कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिलता है? तो दूध से, पनीर से, हरी सब्जियां, अनाज, अंडे और मछलियां से। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होता है? तो जो दांत होते हैं, दांत एवं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक। दांत एवं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और अरे वो कुछ क्या हो गया, दांत एवं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है। शरीर की वृद्धि का रुक जाना, ठीक। अगर फास्फोरस की कमी हो जाए, फास्फोरस के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो दूध हो गया, मांस हो गया, अनाज हो गया, अंडे हो गए और मछलियां हो गई। और अगर हम इसके अगर फास्फोरस की कमी हो जाए तो क्या होता है? इससे भी दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक। सेम प्रॉब्लम होती है इसमें भी, दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है। और गंधक से बात करें, गंधक इसी को अपन क्या बोलते हैं? सल्फर, ठीक। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? अंडे, मांस, पनीर, मछली, सेम, ब्रोकली, गोभी, सलजम, ठीक। और अगर फास्फोरस की कमी हो जाए, सॉरी गंधक की, तो क्या हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। और जो जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो जो मेटाबॉलिक प्रोटीन की जो मेटाबॉलिक गड़बड़ियां हैं वो गड़बड़ियां आ जाती हैं, ठीक। पोटेशियम, तो पोटेशियम कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है मांस से, दूध से, अनाज से, फल से और हरी सब्जियों से। और अगर हम बात करें इससे क्या इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर पोटेशियम की कमी है तो निम्न रक्तचाप हो जाता है, ठीक। निम्न रक्तचाप हो जाता है,
और पेशियों में कमजोरियां हो जाती हैं, पेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक। क्लोरीन, क्लोरीन की कमी से क्या हो जाता है? अगर हम बात करें स्रोत, क्लोरीन कहाँ से मिलेगा हमें? तो खाने वाले नमक से मिलेगा। ठीक। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? तो भूख की कमी हमें, नहीं सॉरी, हाँ, भूख की कमी इससे होती है। भूख की कमी, क्लोरीन से भूख की कमी होती है। और थकावट सी महसूस भी होती है। ठीक। अगला है क्या? सोडियम। सोडियम को भी कहाँ से प्राप्त करते हैं? खाने वाले नमक से। तो इसमें क्या होता है इसकी कमी से? तो वही होता है क्या? भूख की कम, भूख नहीं लगना। ठीक। भूख न लगना। और वही थकावट महसूस होती है। थकावट और निम्न रक्तचाप हो जाता है। ठीक। निम्न रक्तचाप। अगला है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कहाँ से प्राप्त करते हैं हम? उसका स्रोत क्या है? तो दूध है, मछली है, मांस है, हरी सब्जियां हैं। ठीक। और इसकी कमी से क्या होता है? जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उनमें कमी आ जाती है। ठीक। उपापचयी क्रियाओं में कमी आ जाती है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक। तो इससे उपापचयी क्रियाएं कमजोर, उपाप उपापचयी क्रियाओं में कमी। अगला है क्या? अल्प खनिज। तो अल्प खनिज कौन कौन से होते हैं? तो जैसे हो गया आयोडीन, लौह, और लोहा जिसको बोलते हैं जिंक, या तांबा हो गया, मैग्नीज, कोबाल्ट, सेलेनियम, और क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ये सभी क्या है? ट्रेस मिनरल्स है, अल्प खनिज के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक। अगला हमारा पॉइंट क्या है? अच्छा, इस पे नहीं, क्या क्या हमने कल इसकी पीडीएफ नहीं डाला था, आज डाल देंगे। क्या? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। चलो, विटामिन तो ये तो अच्छा डला हुआ है हेडिंग। हाँ यार। चलो विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन, ये क्या कहते हैं? तो ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। और ये क्या करते हैं? जो शरीर की उपापचयी क्रियाएं होती है उनको उत्प्रेरित करके, उत्प्रेरित करना, उत्प्रेरकों को, या जो उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। कौन? विटामिन। ठीक। और इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इन्हें सहायक आहार कहा जाता है। ठीक। तो इसको क्या कहा जाता है? सहायक आहार कहा जाता है। ठीक। और जो विटामिन होते हैं इसको मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। ठीक। इसको, विटामिन को मानव संश्लेषित द्वारा
मानव शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता, लेकिन इसमें भी दो अपवाद हैं। कौन कौन से हैं? एक हो गया क्या? विटामिन के, सॉरी लिखवाई लिखूं पहले पूरा, विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। और अपवाद कौन कौन से हैं? तो विटामिन डी एवं विटामिन के। तो जो विटामिन डी और विटामिन के हैं, इसके अपवाद होते हैं। ठीक। अब जो विटामिन है, विटामिन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो श्रेणियों में भी। कौन कौन से? एक हो गया पहला जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरा होता है क्या? वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो देखो, अगर हम बात करें किसकी, जल में घुलनशील की, तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वसा में, तो इसको कीड़ा, ए ई डी ए, कीड़ा। कौन कौन से? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये कैसे है? फैट सॉल्युबल है, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन है। अब बचा कौन कौन से? बी और सी। ये कैसे हैं? तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक। तो एक काम करते हैं, पूरे विटामिन को हम पढ़ लेते हैं, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक। तो क्या पहले जल में घुलनशील पढ़ते हैं, है ना? वाटर सॉल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला B1, B2, B3, B3 के बाद B5, B5 के बाद क्या आता है? B1, B2, B5, B6, और B7, B6 और B12 हो जाएगा। नहीं, B7 भी, हाँ, B7, B12 और दूसरे 8वां विटामिन सी, है ना? तो ये क्या हो गए? जल में घुलनशील हो गए। ठीक। अब इनके रासायनिक नाम कौन बताएगा? रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं? B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B3 का क्या होता है? नियासिन। और B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक पेंटाथेनिक अम्ल। और B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। B7 का क्या होता है? बायोटीन।
B12 साइनोकोबाल्मीन, साइनोकोबाल्मीन। और विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है क्या? बेरी बेरी। B2, B2 की कमी से क्या होता है? किलोसिस रोग। किलोसिस रोग मालूम है आप लोगों को क्या होता है? जैसे त्वचा का फटना या आपके ओंठ का फटना, जिससे ब्लड निकलता हो, क्या है? किलोसिस रोग होता है। B3 से पेलेग्रा रोग, पेलेग्रा रोग। B5 से क्या होता है? तो इससे यानी कि बालों का पेंटाथेनिका, मतलब बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना। और जनन क्षमता में भी कमी आती है इसी से। ठीक। B6 पाइरिडॉक्सिन, तो इससे क्या होता है? एनीमिया रोग, एनीमिया। B7 बायोटिन, इसकी कमी से क्या होता है? इससे बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। ठीक। B12 साइनोकोबाल्मीन, इससे क्या होता है? इससे भी एनीमिया रोग ही होती है, एनीमिया। और एस्कॉर्बिक एसिड, इससे कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। ये हो गए जल में घुलनशील विटामिन। अब क्या? फैट सॉल्यूबल। वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, इसको देखते हैं, अच्छा लगेगा, है ना? विटामिन ई, डी, ई के, ई। और विटामिन के, विटामिन के। कीड़ा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का कोकोफेरॉल, कोफेरॉल। विटामिन के का फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में जो होता है रिकेट्स रोग, रिकेट्स बच्चों में होता है। और वयस्कों में कौन सा होता है? ऑस्टी मलेशिया रोग, ऑस्टी मलेशिया, इसमें वयस्कों में। टोकोफेरॉल, विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जनन क्षमता में कमी, या बांझपन। विटामिन के, फिलोक्विनोन, इसकी कमी से कौन सा होगा? रुधिर का थक्का न जमना, रुधिर का थक्का न जमना।
तो समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है। कोई है जिसको कहीं पे डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो अब तक में? और इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल, ये जो ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस है ना, इस पे सेंड कर दूंगा आज। तो आप लोग वहां से इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, और जो अपने दोस्त भाई है उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उन तक पहुंचा दीजिएगा। कल ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करें क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी या सेल बायोलॉजी स्टार्ट करें?